आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी गणित पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय में से आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु एवं महत्वपूर्ण सूत्रों से संबंधित हमारी प्लेलिस्ट का हम तीसरा वीडियो करेंगे, जिसके अंतर्गत हम गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इस अध्याय में से कुल 4 अंकों के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। कैसे प्रश्न होंगे वो एक एक करके बता देता हूँ। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, ABCD वाला, अवैध विकल्प हमने सिलेक्ट करने होंगे। 1 अंक का एक अति लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आएगा और एक आएगा प्रश्न 2 अंक वाला लघुत्रात्मक टाइप का। तो इस अध्याय के कुल 4 अंकों के कुल 3 प्रश्न आएंगे इस अध्याय में से। अब इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमें इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसका अध्याय का मुश्किल नहीं है, आप इजीली सब चीज़ें समझ पाओगे। तो एक एक करके हम वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस अध्याय का जो पहली कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रैखिक समीकरण युग का मानक रूप। रैखिक समीकरण का मानक रूप, रैखिक समीकरण क्या होती है? रैखिक बहुपद हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो बहुपद और समीकरण में फ़र्क इतना ही है कि समीकरण में बराबर का निशान लग जाता है, बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा? अगर 2 चर वाली रैखिक समीकरण है तो उसका मानक रूप होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अब हमारा चैप्टर जो है वो है रैखिक समीकरण युग्म वाला, यानी कि रैखिक समीकरण का युग्म होगा, जोड़ा होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप कैसे होगा? ये है रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। जैसे यही समीकरण को हमने 2 बार लिखा है, बस एक में गुणांक लिख दिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 समीकरणें जब एक साथ लिखी जाएगी तब यह रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। अगर एक समीकरण की बात करेंगे तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगी। ओके, अब रैखिक समीकरण युग्म पर हमारा अगला टॉपिक है, रैखिक समीकरण सदैव एक रेखा का निर्माण करती है। कोई भी रैखिक समीकरण होगी वो एक रेखा का निर्माण करेगी। ठीक है, 2 रैखिक समीकरण है तो ये 2 रेखाओं का निर्माण करेगी। ये भी एक रैखिक समीकरण बनाएगी और ये वाली समीकरण भी एक रेखा का निर्माण करेगी। आगे टॉपिक है, रैखिक समीकरण युग्म से 3 प्रकार के रेखा युग्म प्राप्त होते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म से हम जब 2 रेखाओं की बात करते हैं तो 3 प्रकार के रेखा युग्म प्राप्त हो जाएगी। 2 रेखाएं 3 प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती है। कौन कौन सी? पहली है समांतर रेखा युग्म, दूसरी है संपाती रेखा युग्म, और तीसरी है प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। ये 3 प्रकार की रेखाएं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। ये 4 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। हमारा अगला पेज है अलग अलग प्रकार की इन रेखाओं को समझना। समांतर रेखा युग्म, संपाती रेखा युग्म और प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, जो पिछले पेज पे हमने पढ़ा, ये होती कैसे है? सबसे पहले समांतर रेखा युग्म, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे। ठीक है, लंबवत दूरी कभी चेंज नहीं होती, एक दूसरे को ये कभी काटती नहीं है। ओके, इसके बाद संपाती रेखाएं। संपाती रेखा, एक रेखा के ऊपर ही जब दूसरी रेखा आ जाए तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। यहाँ पर ये जो 2 रेखाएं आपको दिख रही है ये संपाती रेखाएं हैं। एक दूसरे को ये प्रत्येक बिंदु पर काट रही है, अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आगे है प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। ये रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हमें तो क्या है कि प्रश्नावली के अंदर जो भी प्रश्न होंगे उसमें रेखाएं दे रखी होगी, रेखाओं का समीकरण दिया होगा, रैखिक समीकरण हमें दिया होगा, परंतु हमें ये रेखाएं नहीं दे रखी होगी। तो हमें क्या पता लगेगा कि समांतर रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? तो उसके लिए हमें कुछ प्रतिबंधों का ध्यान रखना है। वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक एक करके।
सबसे पहले समांतर रेखा युग्म के क्या प्रतिबंध है। समांतर रेखा युग्म में हमें, क्योंकि रेखाओं के मानक रूप हमें पता होंगे, तो हमें उनके गुणांकों की तुलना करनी है। a1/a2 का मान निकालना है, b1/b2 का मान निकालना है और c1/c2 का मान निकालना है। गुणांकों की तुलना की सहायता से हम रेखाओं के प्रकार को बता सकते हैं। अगर इन तीनों गुणांकों में से a1/a2 और b1/b2 इनकी वैल्यू तो बराबर आ जाती है, जबकि जो तीसरा गुणांक था c1 और c2 उनका जो अनुपात है वो इन दोनों के बराबर न आए, तब हम कहेंगे कि रेखा जो बनेगी दोनों समीकरणों की वो क्या होगी, समांतर रेखा युग्म होगी। अगर समांतर रेखा युग्म है तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को ये कभी काट ही नहीं सकती, तो इनका कोई हल नहीं होगा। और अगर कोई हल नहीं है तो फिर क्या होगा, इनका जो हल का प्रकार होगा वो क्या होगा, असंगत, इनका असंगत हल होगा। अब दूसरे प्रकार की रेखाएं हैं संपाती रेखा युग्म, तो इनका प्रतिबंध क्या होगा, संपाती रेखा युग्म का, संपाती रेखा युग्म का हमें बताना है कि इसका प्रतिबंध क्या होता है। दो संपाती रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उनका प्रतिबंध होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए। a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो तीनों मान एक जैसे आएंगे, तो अब हमें पता चल जाएगा कि रेखाएं क्या है, संपाती रेखा युग्म है। ठीक है। अगर ये संपाती रेखाएं हैं तो इनके अपरिमित या अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो इसके लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हल का प्रकार क्या होगा, संगत हल, क्योंकि इनके हल ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है। अब तीसरे प्रकार की रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, जिसका प्रतिबंध होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। पहली दो वैल्यू बराबर नहीं आई, तीसरी वैल्यू हमने c1/c2 ज्ञात ही नहीं करना। a1/a2 का मान ज्ञात कर लो, b1/b2 का मान ज्ञात कर लो। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब तो क्या है, हमें तीसरा मान निकाल के चेक करना है कि तीसरा बराबर आता है या नहीं आता, वो चेक करना है इसमें। लेकिन अगर पहले दो वैल्यू बराबर नहीं है तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो प्रतिबंध है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। और इस स्थिति में क्या होगा, केवल एक हल होगा, इसका हम अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और इसके हल का प्रकार होगा संगत हल। ठीक है। तो ये रेखा युग्म जो थी अलग अलग तीन प्रकार की, उनके हमने डायग्राम देखे और उनका प्रतिबंध और उनके हल की संख्या और हल का प्रकार भी हमने चेक कर लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, हमें उसका प्रतिबंध पूछ लिया जाता है, हमें हलों की संख्या पूछ ली जाती है, या हल का प्रकार पूछ लिया जाता है अलग अलग प्रकार की रेखाओं का, या फिर ये प्रतिबंध देकर पूछ लिया जाएगा कि इससे निर्मित होने वाली रेखा किस प्रकार की होगी, संपाती रेखा युग्म होगा, समांतर रेखा युग्म होगा या प्रतिच्छेदी रेखा युग्म होगा। किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। रेखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर में से हल करने की अलग अलग विधियां पूछी जाती है। तो पहले हमारी ग्राफ्य विधि भी होती थी इसमें, लेकिन पिछले साल से ग्राफ्य विधि को सिलेबस में से हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है ग्राफ बनाने वाला, तो ग्राफ्य विधि को हमने नहीं करना। उसके अलावा जो बाकी विधियाँ वो देख लेते हैं। एक तो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। अब इन दोनों विधियों में से प्रतिस्थापन विधि क्या है वो देख लेते हैं। इस विधि के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। इस विधि में दी गई रेखिक समीकरणों के युग्म में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात करते हैं, दूसरे चर के पदों में एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे x और y दो चर हैं, उनमें से या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी जो दूसरा चर बचेगा उसके पदों में, तथा इस मान को अन्य समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 से x का या y का मान निकाला है तो उसे समीकरण 1 में रखना है, जिससे एक चर का मान ज्ञात हो जाता है। अब इस मान को किसी एक समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें दूसरे चर का मान भी ज्ञात हो जाता है। तो सिंपल सा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है,
प्रतिस्थापन विधि, यानी एक मान को दूसरे मान में प्रतिस्थापित कर देना, ये इस विधि का मेन कार्य है। अब हम इस विधि से एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं सोल्व। हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 3, दूसरी रेखिक समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 11 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जैसा पिछले मैंने बताया, इन दो समीकरणों को लिखना है, एक समीकरण में से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में रखनी है। वही जो पीछे मैंने बताया वही हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। आप एक एक स्टेप को समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली समीकरण को नोट कर लेंगे, दूसरी समीकरण को भी नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण हमें जो अच्छी लगे, जो छोटी लगे, जो आसान लगे, उस समीकरण से चर x या y का मान निकालना है। तो हमने समीकरण 1 को सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये वाली समीकरण है समीकरण 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले x के साथ 2 भी लगा हुआ है, तो 2x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3y दूसरी तरफ चला गया, प्लस का हो गया। अब इस 2 को ले जाएंगे बटा में, x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 3y बटा 2। ये समीकरण 3 मान ली हमने। इस x के मान को अब हम क्या करेंगे, कौन सी समीकरण में रखेंगे, एक में से तो निकाला है इसे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो आगे हमें नोट करना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, इसमें इस x के बदले में हमने वैल्यू रख दी x की, ये वाली, बाकी समीकरण एज इट इज है, ठीक है। अब इसे हम अगले पेज पे ले जाके हल करेंगे। अगले पेज पे हम इसे सोल्व करते हैं। हमारे पास ये वाला जो वैल्यू आया है, इसको हम आगे हल करेंगे। 2 से गुणा क्यों किया है, पहले ये देखिए, 2 से गुणा करने का क्या कारण है। आप इस समीकरण में देखिए, जो हमने मान रखा था, तब इसके बटा में क्या आ रहा है, 2। अब इस 2 को ऊपर वाली संख्या से अगर काटें तो नहीं कटेगा ये, तो इस 2 को यहाँ से हटाना है, और इसको हटाने का एक ही मेथड है। अगर ये नहीं कट रहा है आपस में, तो इस 2 को बटा में है, इसलिए हटाने के लिए पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे ये 2 हट जाएगा। आपको आगे ध्यान रखना है, अगर तो ये दोनों वैल्यू कट जाए तब तो इन्हें काट दीजिए, अगर नहीं कटता है तो ये बटे वाली वैल्यू को हटाने का मेथड है, पूरी समीकरण को उस बटे वाली संख्या से गुणा कर दीजिए ताकि ये नीचे वाला मान हट जाए। तो यही काम हमने यहाँ किया। 2 से जब हम इसे गुणा करेंगे तो अगले पेज पे इसको देखिए क्या आएगा आंसर हमारा। हमारे पास 2 से गुणा करने पर बटे वाला 2 हट गया, इसके साथ 2 का गुणा करा था तो वो 2 से 2 कट गया। यहाँ 2y था तो 2y का 2 से गुणा कर दिया 4y, और बराबर में 11 था, 11 का हो गया 22। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 का अंदर गुणा होके 9 प्लस 9y प्लस में 4y बराबर 22। 9y और 4y ये इसी तरफ रह जाएंगे, 13y और 9 चला जाएगा दूसरी तरफ, 22 में से माइनस हो जाएगा। 22 में से 9 घटाएंगे तो 13, और 13y बराबर 13 है, तो y बराबर आ जाएगा 13 बटा 13, यानी y का मान आ गया 1। अब ये y का मान हमने कहाँ रखना है, मैंने जैसे कॉन्सेप्ट में बताया था कि समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख लो, लेकिन हम 1 या 2 में नहीं रखेंगे। हमने क्या किया था, x की वैल्यू निकाली थी, x बराबर 3 प्लस 3y बटा 2। तो अगर हम इसमें रख दें x का मान तो ज़्यादा हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। इधर पक्षांतरण वगैरह करना पड़ता है, यहाँ सीधा ही लिखा हुआ है x बराबर 3 प्लस 3y बटा 2। इस y की जगह पर y का मान रख दीजिए, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, सॉरी y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y बराबर आ जाए, x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 3y बटा 2 था, तो y की जगह 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 6, और 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6, तो हमारे पास आगे आएगा इसके बाद 3 प्लस 3 6, 6 बटा 2। अब 6 बटा 2 की वैल्यू का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3। इस तरह से हमने x और y के दोनों के मान हमने ज्ञात कर लिए। तो लास्ट में आप ये लिख दोगे x बराबर 3 और y बराबर 1, आंसर आ गया। तो ये थी प्रतिस्थापन विधि, और मुझे ये लगता है कि आपको ये विधि अच्छे से समझ में आई है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अगर अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट का, विलोपन विधि। दूसरी विधि थी ना विलोपन विधि, तो विलोपन विधि होती क्या है, इस विधि में हम दी गई रेखिक समीकरणों के युग्म में से
किसी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं, कोई एक चर के गुणांक हम बराबर करेंगे, ठीक है। तत्पश्चात दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर उस चर का विलोप करते हैं। जब हमने चाहे x के मान बराबर कर लो गुणांक या y के गुणांक बराबर कर लो, फिर हम ये देखेंगे कि जोड़ने पर वो गुणांक x का मान या y का मान विलोप होगा या जो घटाने पर होगा, वो चेक करेंगे हम, वो आगे मैं बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल करें तब। तत्पश्चात दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर उस चर का विलोप करते हैं जिससे हमें दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है। दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। इस मान को किसी एक समीकरण में रखने पर अन्य चर का मान भी ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अगर हमें दोनों समीकरणें दे रखी है, दोनों में x या y के गुणांक बराबर करेंगे, फिर उस चर का विलोप कर देंगे जोड़कर या घटाकर दोनों समीकरणों को, फिर एक दूसरा चर है उसका मान पता चल जाएगा, उसके मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे तो उससे हमें पहला जो चर जो हमने जिसका मान निकाला था वो वैल्यू भी हमारा निकल जाएगी, ठीक है। अब इस विलोपन विधि को हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। यदि बिंदु P, Q, अगर एक बिंदु है P, Q रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का हल हो तो समीकरण में x बराबर p व y बराबर q रखना होता है, क्योंकि यह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर एक बिंदु दिया हुआ है और हमें ये कहा हुआ है कि ये समीकरण है, इसके अंदर इसका हल है ये वाला बिंदु, तो इस समीकरण के अंदर क्या होगा, ये बिंदु संतुष्ट करेगा। तो पहला मान किसी भी बिंदु का x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है, तो x और y को हमने इस समीकरण में से रिप्लेस कर देना है उस बिंदु के निर्देशांकों से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं और हमारी जो विलोपन विधि थी उस विलोपन विधि का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और हमारा एग्जाम्पल पिछला ही एग्जाम्पल है, उसको ही हमने सोल्व करना है। तो रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 3 और 3x प्लस 2y बराबर 11 को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। कोई भी विधि से हल कर लीजिए, आंसर तो सेम ही आना है। हमने इसीलिए इसी समीकरण को ही इन्हीं समीकरणों को ही दोबारा ले लिया है। तो पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को नोट कर लेने के बाद फिर हमें ये चीज नोट करनी है कि x के गुणांक बराबर करें या y के गुणांक बराबर करें। तो पहले आप देखो 2 और 3 इधर लिखा हुआ है, तो 2 और 3 दोनों अलग अलग है, इनको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक विलोपन करना है तो एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 तिये 6 हो जाएगा, यानी 6 बन सकते हैं। सेम ऐसे ही ये भी बन सकते हैं, 3 और 2 है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब आप देखो हमें दोनों ही हमारे पास मेथड है, चाहे इसको 2 से गुणा कर दो चाहे इसको 3 से गुणा कर दो, एक एक विलोप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 में इसमें 3 का गुणा करते हैं तो क्या बनेगी हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 9y बराबर 9। 3 का गुणा प्रत्येक पद से कर दिया। इसी तरह से समीकरण 2 का गुणा 2 से कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 22। 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिये 6x प्लस 4y और 11 में दूना 22, ठीक है। अब इसका करना है घटाव। घटाव क्यों करना है, देखो जो मान हमने बराबर करे हैं अगर वो एक ही चिन्ह वाले हैं, जैसे ये और ये एक चिन्ह है इसका, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो चिन्ह हमें इसका चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए हमें घटाना पड़ता है। अगर जैसे इनको बराबर करते तो एक माइनस की वैल्यू होती है और एक प्लस की होती है, अगर ये बराबर करते तो फिर जोड़ने पर लिखते, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो ये कट जाते हैं। अब ये कटेंगे नहीं, अगर मैं जोड़ने पे लिखता हूं तो 6x और 6x 12x हो जाएंगे, तो जुड़े तो नहीं ना वो, तो इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा, घटाने पर ही इनका विलोप होगा। और जब घटाने पर लिखते हैं तो निशान बदलते हैं, ये वाली प्लस की वैल्यू माइनस की हो गई, ये वाली प्लस की वैल्यू माइनस की, और ये 22 है ये भी प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। अब ये 6x प्लस का है और 6x माइनस का है तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आगे वाले स्टेप में देखो माइनस के 9 और माइनस के 4y तो माइनस के 13y, और बराबर में 9 माइनस 22 करेंगे तो ये माइनस के 13 है। अब y की वैल्यू आ जाएगी -13 बटा -13, माइनस माइनस कैंसिल, और y का मान आ जाएगा 13 बटा 13 यानी 1। y की वैल्यू निकलने के बाद y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में इसमें रख दीजिए,
हमारे पास समीकरण थी 2x माइनस 3y, y की जगह 1 रख दिया, 2x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 3। यहाँ से 2x माइनस आ जाएगा 3 एकम 3 बराबर 3। अगले पेज पे अब ये 3 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो हमारे पास हमें प्राप्त होगा, अगले पेज पे चलते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएंगे। 2x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, यानी x का मान आ जाएगा 3। तो x का मान 3 है तो y का मान और x का मान हमें प्राप्त हो गया, वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। और इस तरह से हमारा विलोपन विधि से सोल्यूशन हमने निकाल लिया। इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।